मास्टर ऑफ द गेम पार्ट वन में हमने देखा कि स्टॉक ऑपरेटर स्टॉक को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। पार्ट टू में हम एक केस स्टडी के द्वारा इससे रिलेटेड और भी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2004 में। 2004 में दो दोस्त एक बैंक की स्थापना करते हैं। 26/11 के अटैक में उसमें से एक दोस्त की मौत हो जाती है। देश की 20 बड़ी कंपनियां, जिसमें फोन पे, भारत पे, फ्लिपकार्ट, स्विगी और रेडबस जैसी कंपनियां शामिल है, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के पार्टनर रहते हैं इस बैंक की। देश भर में होने वाली 35% यूपीआई ट्रांजैक्शन इस बैंक के साथ जुड़ी रहती है। अराउंड 2 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स इस बैंक में रहते हैं और 18,000 प्लस एम्प्लॉय इस बैंक के हैं। 2008 से 2015 में, रिपीट कर रहा हूँ, 2008 से 2015 तक ये बैंक देश का फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इस बैंक की। 2008 से 2015 एक स्वर्णिम युग कहा जाता है यस बैंक का। यस बैंक इस समय पे नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक हो जाएगी, यहाँ ऐसा कहा जाता था। 2015 में ऐसा क्या हुआ कि ये बैंक धराशायी हो गया, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं अविनाश निकम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 2015 में यूबीएस नामक एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है जो एक रिपोर्ट निकालती है। उसमें कहा जाता है कि ये बैंक उन कंपनियों को लोन दे रही है, वो कंपनियां जो ये लोन रिपे नहीं कर सकती। 2008 से 2015 के बीच में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे यस बैंक के एमडी सीईओ राणा कपूर जिन्होंने ये लोन दिए हैं, और ये यस बैंक के फाइनेंशियल के लिए घातक हो सकता है। इसके बाद खुद राणा कपूर जी सामने आते हैं और ये यूबीएस के जितने भी आरोप है उनका खंडन करते हैं। लेकिन ये सब चीजें जब हो रही है तो ऑपरेटर ये देख रहा रहता है कि एक्चुअली इसके पीछे हुआ क्या है, और ये सही है कि ये कंपनियां जो जिनको यस बैंक ने लोन दिया है वो रिपे करेंगी या नहीं करेंगी। ऑपरेटर इसके लिए आंखें गड़ा के बैठ रहा है, लेकिन रिटेलर क्या कह रहा है और क्या देख रहा था उस समय, ये हम देखेंगे और जानेंगे। 2015 से 17 के बीच में यस बैंक ने जो लोन दिए थे, इसमें अनिल धीरूभाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप के 12,800 करोड़, एसएल ग्रुप के 8,400 करोड़, डीएचएफएल के 4,735 करोड़, आईएलएफएस के 2,500 करोड़, जेट एयरवेज के 1100 करोड़, कॉक्स एंड किंग्स के 1000 करोड़ और बीएम खेतान ग्रुप के 500 करोड़ शामिल थे। ये वो कंपनियां थी जो डिफॉल्ट होने के कगार पे थी और ये लोन रिपे नहीं कर पाएंगी, ऐसा कहा जाता था। रिटेलर उस समय ये देख रहा था कि यस बैंक को कितने अवार्ड मिले हैं, यस बैंक आगे जाके क्या होगा, यस बैंक का फ्यूचर कितना अच्छा है, इस तरीके के न्यूज आते रहते थे और यस बैंक में रिटेलर इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन ये खेल 2018 के अगस्त आते आते खत्म हो गया। ये चार्ट है यस बैंक का। इसमें आप देख सकते हो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज यूबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली, उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज हो गया। यहाँ स्टॉक ऑपरेटर और बड़े इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं इस स्टॉक को। इसको फर्स्ट फेज कहते हैं, एक्यूमुलेशन फेज। इसके बाद एक ब्रेकआउट आता है जो सेकंड फेज रहता है स्टॉक का, जिसको एडवांसिंग फेज कहते हैं। वो स्टॉक 400 रुपए हो जाता है, 150 रुपए का। 400 रुपए के आसपास ये स्टॉक साइडवेज हो जाता है। इसको थर्ड फेज कहते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं, जहां ऑपरेटर लोग, इंस्टीट्यूशन अपने स्टॉक्स डिप्लॉय करने लगते हैं और रिटेलर यहाँ बाय करते हैं। सबसे जो अच्छे न्यूज रहते हैं वो यहाँ प्लांट किए जाते हैं मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर के थ्रू कि ये कंपनी आगे जाके बड़ी होगी, ये बैंक आगे जाके बड़ी हो सकती है। और जब पूरे स्टॉक्स ये लोग अपलोड कर देते हैं, पूरे स्टॉक्स ये लोग सेल ऑफ कर देते हैं, उसके बाद जो आखिर का लॉट रहता है वो आखिर में सेल कर देते हैं। 2018 के अगस्त में एक न्यूज आ गई कि 3,000 करोड़ के आसपास के जो बैंक लोन है जो बुक में दिखाए गए नहीं है यस बैंक के, और ये स्टॉक सीधा 400 रुपए से 1-1.5 महीने के भीतर 150 रुपए आ जाता है। राणा कपूर जी यहाँ एक ट्वीट करते हैं नवंबर 2018 के बीच में। वो क्या करते हैं, ये ट्वीट रहता है कि डायमंड्स आर नॉट टू बी सोल्ड। डायमंड कभी बेचने नहीं रहते हैं। ये बैंक के जो शेयर्स मेरे पास और मेरे फैमिली के पास है, ये हम कभी सेल नहीं करेंगे। मैं मेरे बेटियों को दूंगा और मेरी बेटियां भी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेगी। ये ट्वीट के बाद मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपनी चल जाती है कि ये बैंक का शेयर आज के रेट में बहुत सस्ता है, बाय करना चाहिए, वैल्यूएशन बहुत अच्छे और सस्ते मिल रहे हैं। ये न्यूज़ के बाद रिटेलर ये स्टॉक्स खरीदने के लिए भाग भाग
भागता है और ये स्टॉक 150 रुपए से फिर 300 रुपए हो जाता है। तो सवाल यह उठता है कि ये अगर ट्वीट राणा कपूर जी को करना ही था तो इन्होंने 400 रुपए के रेट जब था तब क्यों नहीं किया, 150 रुपए रेट आने के बाद क्यों किया। तो यही रहता है ऑपरेटर लोगों का गेम। यह जब 400 रुपए से 150 रुपए स्टॉक्स आ गया तो 1.5 महीने के भीतर कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी थे, ऐसा कहा जाता है कि वो खुद के स्टॉक्स बेच नहीं पाए, अब उनको एग्जिट करना रहता है। तो वो क्या करते हैं, प्रमोटर्स के साथ मिलके एक न्यूज़ प्लान करते हैं और ये न्यूज़ चलाते हैं मीडिया हाउसेस कि ये कंपनी टर्न अराउंड होगी, इसका शेयर टर्न हो सकता है, फिर ये कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है। इस तरीके के न्यूज़ प्लान करते हैं और यहाँ ये स्टॉक्स जो 150 रुपए से लेके 300 रुपए रिवर्स हो गया, वहाँ रिटेलर को ये स्टॉक्स फिर सेल किया जाता है और रिटेलर बाय करके रिटेलर को लगता है कि अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो क्या हुआ कि 400 रुपए के रेट में जो भी रिटेलर फंसे थे, उनको एवरेज के चक्कर में फिर उन्होंने 150 रुपए पे बाय किया, 300 रुपए पे बाय किया और जो स्टॉक्स नहीं खरीद पाए थे रिटेलर वो भी यहाँ फंस गए। लेकिन ये 400 रुपए का रेट और 150 रुपए से 300 रुपए के रेट में स्टॉक ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन खुद का स्टॉक सेल करके निकल गए और फिर एक बार सेकंड टर्म चालू हुआ जहां ये स्टॉक 150 रुपए से सीधा गिरने लगा और 11 रुपए तक आके धराशायी हो गया। ये राणा कपूर जी का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये स्टॉक्स मैं कभी नहीं बेचूंगा, यस बैंक का जितना मेरा होल्डिंग है मेरे मेरे बेटियों को दूंगा और मेरे बेटियों को कहूंगा कि नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दे। इन्होंने इसको कहा था डायमंड्स आर फॉरएवर। लेकिन मजे की बात यह है कि एक साल के भीतर 20 नवंबर 2019 को राणा कपूर जी ने खुद खुद के स्टॉक सेल कर दिए। 5 मार्च 2020 को ये स्टॉक ये आरबीआई ने ये बैंक को अपने हाथ में ले लिया। आरबीआई ने इस पे 50,000 रुपए तक का विड्रॉल लिमिट लगा दिया। लेकिन ये विड्रॉल लिमिट जब लगाया था 5 मार्च 2020 को, उसके एग्जैक्टली एक दिन के पहले गुजरात बेस्ड एक कंपनी है वडोदरा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, उसने 265 करोड़ रुपए विड्रॉल कर दिए थे। तो सवाल यही भी उठता है कि जो चीजें रिटेलर को पता नहीं रहती ये बड़े कंपनियों को पहले से ही पता रहती है। और 8 मार्च 2020 को ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पे राणा कपूर जी को अरेस्ट कर दिया। हर चार्ट कुछ कहता है। 2018 से अगस्त से 1.5 महीने के भीतर जो स्टॉक 400 रुपए से 150 रुपए आ गया और फिर 150 से 300 गया, इस बीच में सिर्फ रिटेलर फंसे हैं और रिटेलर को फंसा रहे हैं ऑपरेटर्स। तो ये देखना हमेशा हमें चाहिए कि हम जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं वो गिर रहा है तो सस्ता है या बढ़ रहा है तो आगे जाके ये प्रॉफिट देगा, ऐसा नहीं रहता। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी कुछ चीजें हो रही है जो आपके समझ में नहीं आ रही है तो वो स्टॉक को अवॉइड करना जरूरी है। जो स्टॉक गिरते हैं तो उसमें थोड़ा-सा लालच आ जाता है कि अभी ये आखिरी मौका है, ये अगर हम बाय नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा मौका मिस हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता। जब भी आपको ऐसा लगेगा तो दीवार फ़िल्म का एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी का, वो याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था, "मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता और मैं आज भी गिरते हुए शेयर नहीं खरीदता।" तो कोई भी गिरा हुआ शेयर अच्छा है, ऐसा नहीं रहता है। ये जानिए और सोच समझ के आगे आने वाले टाइम में अच्छा निवेश करिए, आपको मुनाफ़ा ज़रूर होगा। मेरी शुभकामना है। नमस्ते।